We have seen many theories related to gravitation, Newton's law of gravitation, what is gravitational intensity. Also, we have discussed variation of acceleration due to gravity with the distance from the surface. नहीं तो चलो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स है. टुडेज क्लास विल बी टोटली डेडिकेटेड फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन है. फोर्स बिटवीन टू मासेस इन एयर इज F1. एयर में दो मास के बीच में जो फोर्स है वो F1 है. इफ दे आर डिप्ड इन वाटर कीपिंग द सेम सेपरेशन द फोर्स बिटवीन देम इज F2. अब F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है? क्या कौन बड़ा होगा, F1 और F2? सोच के बताओ. यहाँ पर कोई एक मास है, यहाँ पर एक मास है, इन दोनों के बीच में फोर्स है F1, है ना. इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो F1 है. अब मैं क्या किया, यही अरेंजमेंट को फिर से मैं क्या किया, मेंटेनिंग द सेम सेपरेशन, मैं क्या किया, इनको पानी में डुबो दिया. नाउ आई हैव डिप्ड देम इनटू वाटर. अब मैं पानी में इसको डुबा दिया. तो ठीक है, जब पानी में डुबा दिया तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो गया, बोल रहा है कि फोर्स F2 बन गया. पहले F1 था, अब बन गया F2. अब F1 ज्यादा है कि F2 ज्यादा है? क्या फोर्स बिटवीन टू मासेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू? डिपेंड करता है. हम बताए थे ये निराला है. दो मास के बीच में कुछ भी रख दो, ग्रेविटेशनल फोर्स वही रहता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अफेक्टेड हो जाता है कि नहीं. इसका मतलब F1 जो था F2 वही रहेगा. The ratio will be equal to 1. Next, a pendulum of mass m is hung near surface of earth. एक पेंडुलम है जो जिसका मास m है, उसको अर्थ की पास हम झुला दिए हैं और अर्थ का मास है m. पूछा है, बताओ यहाँ पर with what force pendulum pulls earth. अर्थ पेंडुलम को कितना जोर से पुल करता है हमें मालूम है, वो तो वेट ऑफ द पेंडुलम है. क्वेश्चन ये है कि ये पेंडुलम अर्थ को भी पुल कर रहा होगा, कितने फोर्स में करेगा? अरे ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं. पेंडुलम को जितने जोर से पुल करेगा उसको अगर एक्शन कहेंगे, तो पेंडुलम अर्थ को उतनी जोर से पुल करेगा उसको रिएक्शन कहेंगे. अर्थ पेंडुलम को कितने जोर से पुल कर रहा है, mg. तो पेंडुलम अर्थ को कितने जोर से पुल करेगा, mg. समझ में आ रहा है? सो द फोर्स इज mg. आंसर क्या हो गया, फोर्स इज mg. क्या मेरी बात समझ में आया? अर्थ पेंडुलम को जितने जोर से पुल करेगा, पेंडुलम अर्थ को उतनी ही जोर से पुल करेगा, है ना. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पेंडुलम अर्थ को कितने जोर से पुल कर रहा है वो मालूम नहीं. ये इसको जितने जोर से पुल कर रहा है वो उतनी जोर से पुल कर रहा है. मान लो कि 2 kg का बॉब है, क्या बता सकते हो 2 kg का मास अर्थ को कितने जोर से खींचेगा? 2 × g, 20 न्यूटन. फिनिश, है ना. चलिए अगला. 2 masses 4 kg and 8 kg are fixed at certain distance from each other. On force on which mass is more? ये तो सबको आता है. किसके ऊपर ज्यादा है? भाई खाना खा के जोर से बोलो. हाँ, the forces are equal and opposite forces. निराकार इतना धीरे धीरे बात करेगा, भगवान तेरे को लड़की बना देगा, है ना. जोर से बात करना चाहिए. नेक्स्ट, ए प्लैनेट ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड. ये मूविंग का स्पेलिंग ऐसा क्यों गंदा दिख रहा है, थोड़ा साफ करके लिखते हैं. ए प्लैनेट ऑफ मास m इज मूविंग around sun in a circular path of radius r with speed v. From this data find mass of sun. अरे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. सपोज दिस इज व्हाट इज सन, और कोई एक प्लैनेट इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. उस सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ है r, और वो प्लैनेट जा रहा है v स्पीड में. पूछा है कि बताओ मास ऑफ द सन क्या है. अरे चलो मानते हैं कि मास ऑफ द सन m है. हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं.
तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में अभी ये जो घूम रहा है प्लैनेट सन की चारों तरफ, इसके ऊपर क्या फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड सन? बोलो कौन सा फोर्स है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन कितना है? ये अगर कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस r है तो फोर्स हो गया gmm/r²। दैट फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यही है सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं? और अगर दूसरे तरीके से भी सोचेंगे ये जो मास प्लैनेट है स्मॉल एम, उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाएंगे? सारा एक्सटर्नल फोर्स और स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जितने फोर्स आ रहा है सारा दिखाते। एक तो हुआ ये खींच रहा है, दूसरा हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ है कि नहीं? इसका मतलब जो अंदर की तरफ जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू mv²/r। तो क्या कहेंगे हियर gmm/r² इज इक्वल टू mv²/r। m तो गया, यहां से मास ऑफ द सन पता चल गया। मास ऑफ द सन क्या हो गया? इट इज v²r/g। मास ऑफ द सन इज v²r/g। कितना सिंपल है। अगर किसी एक प्लैनेट का रेडियस हमें मालूम है, स्पीड मालूम है, हम मास ऑफ द सन पता कर सकते हैं। अब सोच रहे हो कोई मास ऑफ सन कैसे मेजर किया होगा? ऐसे कर सकते हैं। भी कैसे पता करेंगे? मान लो कि ये मरकुरी प्लैनेट है जो कि सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसको एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगता है पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, और कितना एक बार घूम के आने के लिए समय लगता है पता चल गया, तो वहां से भी पता चल जाएगा, है ना? अच्छा, तो v²r/g इज द मास ऑफ सन। Force between two masses is F0. If each mass is doubled and the distance between them is also doubled, what will be new force between them? यहाँ पर दो मास है, क्या क्या मास है मालूम नहीं है, उनके बीच में डिस्टेंस r है, कितना है वो भी मालूम नहीं है, we assume it to be r, और इनके बीच में जो फोर्स है वो F0 है। फिर क्या बोला? अगर हर एक मास को डबल कर देंगे, हर एक मास को डबल कर देंगे, मतलब अब क्या करेंगे, ये जो मास था ये 2m1 हो गया, और दूसरा मास था वो 2m2 हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड। डिस्टेंस को 2r कर दिए। अब जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो चलिए देखते हैं, क्या बता सकते हो? व्हाट इज F0? फोर्स बिटवीन देम कितना है? gm1 m2/r²। अच्छा, क्या बता सकते हो व्हाट इज F इन द सेकंड केस? g2m1 2m2/2r का स्क्वायर। क्या देखो तो ऊपर 4 है नीचे 4 है, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? gm1 m2/r² इज नॉट इट सेम एज F0। मतलब दोनों मास को डबल करेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस को भी अगर डबल करेंगे तो फोर्स वही रहेगा, ठीक है? सो न्यू फोर्स विल बी सेम एज F0। इन फिगर शो फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच मास। यहाँ पर देखो कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक मास m है, कुछ है, हर एक मास के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा होगा। इसके ऊपर फोर्स क्यों आएगा? क्योंकि ये भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। चलो देखते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है, ये फोर्स इसके लिए, इसके ऊपर जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और अगर ये फोर्स हुआ F तो इसके लिए इसके ऊपर भी तो फोर्स वही होगा, क्योंकि मासेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो आप कहोगे इसके ऊपर भी फोर्स आ रहा है F। तो इसका मतलब हुआ ये मास के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं F एंड F, और आपको ये भी मालूम है कि ये एंगल कितना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 60 डिग्री। क्या रिजल्टेंट फोर्स निकालना नहीं आता आपको? क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? हियर F फोर्स बिटवीन टू मासेस, दोनों मास बराबर है, तो कितना हो जाएगा? gmm/l²। नेट फोर्स क्या होगा? कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, कौन सा लॉ यूज करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए? ट्रायंगल लॉ। दो फोर्स है ना,
तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या कहेगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60 होल रूट ओवर cos 61 में 2 होता है 3f स्क्वायर रूट ओवर हुआ रूट 3f, जबकि f का वैल्यू हमें पहले से मालूम है क्या है, रूट 3 टाइम्स gm स्क्वायर बाई l स्क्वायर। क्या बात समझ में आया, कितना सिंपल तो है। ठीक है, इन फिगर शोन फोर्स ऑन व्हिच मास इज मैक्सिमम, ये केस कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। यहां पर हुआ यूं है कि देयर आर 3 मासेस m 2m एंड 3m। क्या आप में से कोई इसी को ट्राई किया है, नहीं किया, एनीवे चलिए देखते हैं इनमें से कौन से मास के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स आ रहा है। चलिए हम ऐसा एक फिगर लेते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मास m है और यहाँ पे कोई एक दूसरा मास m है और इनके बीच में जो फोर्स है वो F है सपोज, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस L है सपोज, ये हम एज्यूम कर लिए इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है F। अच्छा, अगर m और m के बीच में जब डिस्टेंस L है तब फोर्स अगर F हुआ, मैं अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव लाता हूं, m और 2m के बीच में जो फोर्स होगा उसको आप कितना कहोगे, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स F है तो इसका केस में क्या फोर्स होगा, ये था gm बाई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा gm इंटू 2m बाई एल स्क्वायर, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, द फोर्स विल बी 2F। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये है m और m के बीच में अगर फोर्स F हुआ, m और 2m के बीच में फोर्स 2F होगा। क्या बता सकते हो 2m और 3m के बीच में क्या फोर्स होगा, 6F, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, नो, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो आप कहोगे ये m और 2m हुआ तो 2F हुआ, ये अगर 2m और 3m होगा तो 6F होगा। नाउ लुक एट दिस फिगर। चलो हर एक मास के ऊपर फोर्स निकालते हैं। अगर ये F है, हम लोग एज्यूम कर लिए कि ये F है, लेट अस एज्यूम लाइक दिस, तो क्या बता सकते हो m और 2m के बीच में क्या फोर्स होगा, m और 2m के बीच में फोर्स होगा कितना 2F होगा कि नहीं, ये इसके ऊपर 2F देगा, ये इसके ऊपर 2F देगा, ये हो गया 2F, ये हो गया 2F। क्या 2m और 3m के बीच में फोर्स बता सकते हो, ये कितना होगा, जस्ट मिनट, ये हो जाएगा 6F, नहीं ये हो गया 6F, ये अगर 6x हो गया तो ये भी होगा 6F, ये दोनों फोर्स 6F कहलाएंगे। क्या बता सकते हो m और 3m के बीच में क्या फोर्स होगा 3F, तो आप कहोगे इसके ऊपर फोर्स आया F 3F, तो इसके ऊपर भी फोर्स आएगा 3F। दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। हाँ, तो इतनी बात बनने के बाद आप थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ, आफ्टर यू सी ऑल दिस थिंग्स, देखो तो 2m के ऊपर दो फोर्स है 2F 6F, m के ऊपर दो फोर्स है 2F 3F, 3m के ऊपर दो फोर्स है 6F 3F, तो किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा है भाई, 2m के ऊपर तो 2F 6F है, 3m के ऊपर 3F 6F है, तो सबसे ज्यादा फोर्स किसके ऊपर आएगा 3m के ऊपर। तो आप क्या कहोगे, फोर्स ऑन 3m इज मैक्सिमम। क्या बात समझ में आया है ना। और मिनिमम किसके ऊपर है, फोर्स ऑन व्हिच मास इज मिनिमम, m के ऊपर मिनिमम है, 3m के ऊपर मैक्सिमम है, नहीं, अच्छा ठीक है उसके कंधे से हाथ निकालो, कंधे से हाथ, हाँ नेक्स्ट। यहां पर ये क्वेश्चन को देखो, डोंट बी कैजुअल इन द क्लास, बी सीरियस। हाँ, तो यहां पर m1 m2 दो मास है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r दिया गया है। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m इज 0, m के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है 0 आ रहा है ना, m के ऊपर फोर्स आ रहा है 0, तो बोल रहा है कि बताओ ये x कितना है, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम m1। क्या दिया है m1 बाई m2 इज 4/25,
मतलब m1 का मास अगर होगा 4m तो m2 का होगा 25m। समझ में आया? नेट फोर्स ऑन m इज 0। अब ये m को ये जो मास m1 है वो भी पुल कर रहा होगा विथ ए फोर्स F1 और ये भी पुल कर रहा होगा विथ ए फोर्स F2, है कि नहीं? और नेट फोर्स 0 है का मतलब क्या है? F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 बाय मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? F1 इज इक्वल टू F2। तो हम क्या कहेंगे? फॉर नेट फोर्स ऑन M टू बी 0 आप कहोगे F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 क्या है? इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है? फॉर्मूला G M1 बाय एक्स स्क्वायर। और F2 क्या है? F2 इज G स्मॉल m और ये मास क्या है? M2 बाय R माइनस एक्स, क्योंकि ये अगर x हुआ तो ये डिस्टेंस हो गया R माइनस एक्स का स्क्वायर। अब m तो दोनों तरफ से गया, g तो दोनों तरफ से गया। आप m1 की जगह लिखो, क्या लिखोगे? m1 इज 4m बाई एक्स स्क्वायर, m2 इज 25m बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर। कहां से 4m और 25m आया? समझ में आया? क्योंकि दिया है कि m1 बाई m2 इज 4/25, है कि नहीं? तो फिर से ये m कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। अब क्या करोगे? टेक रूट ओवर ऑन आइदर साइड, यू फाइंड 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 बाई r माइनस एक्स, हो गया। और यहां से अगर निकालोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x तो क्या मिलेगा? 2r माइनस 2x इक्वल 5x और इट इज 2r बाई 7। सो द डिस्टेंस x फ्रॉम m1 at which the net force on m is 0 is equal to 2r by 7। अब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है तो इसके लिए g क्यों देखेंगे? अर्थ का इफेक्ट थोड़ी है क्या? ओनली 2 मासेस है। अर्थ के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको g कहते हैं, है ना? ये अर्थ के लिए तो है नहीं, इसके लिए जो फोर्स है इसके लिए वही फोर्स होगा, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो रहा है। समझ में आया? ये बात है, समझ में भी आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a binary star system, two stars of same mass m are moving in a circle of radius r by mutual gravitational pull. Find speed of each mass. दो मास आपस के ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? Have you ever seen two children are playing, एक दूसरे को हाथ को खींच के दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो स्टार्स है बाइनरी स्टार सिस्टम में वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। मान लो कि ये एक मास हुआ और हम कहते हैं कि सपोजिंग, लेट मी ड्रॉ ए फिगर सो इट विल बी इजी ऑन योर पार्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ ये दोनों मास घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो आपको समझ में आना चाहिए अगर एक मास यहाँ पर है दूसरा मास कहाँ पर होगा? दोनों एक दूसरे को खींच के घूम रहे हैं। गेस करके बताओ, अगर एक मास यहाँ पर है दोनों म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल से घूम रहे हैं तो कौन सा पोजीशन में होगा दूसरा मास? ए, बी, सी? बी में होगा। यस, दैट्स व्हाट इज करेक्ट। अब आपको लगा जो बी, उसका एक्सप्लेनेशन बता सकते हो क्या? क्यों लगा आपको बी? क्योंकि ये दोनों घूम रहे हैं, इसको घुमाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को होना चाहिए? सेंटर की तरफ होना चाहिए। मतलब ये इसको इसी डायरेक्शन में खींचेगा तभी तो ये गोल गोल घूमेगा। इसका मतलब इधर को खींचने के लिए ये मास को यहां होना जरूरी है, मतलब द अदर मास मस्ट बी एट बी। अब ये इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है और यही फोर्स के चलते दोनों गोल गोल घूम रहे हैं ऑफ इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। ये सर्किल का रेडियस आर है। कितने स्पीड में घूम रहे हैं वही तो निकालना है। ये अगर v में जा रहा है तो ये भी v में जा रहा होगा। समझ में आया? दोनों v स्पीड में घूम रहे हैं।
अब देखो भाई, दोनों भी स्पीड में घूम रहे हैं। अब इसको घुमाने के लिए जो फोर्स ये लग रहा है, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे बिहेव कर रहा है, नहीं? तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स इज फोर्स बिटवीन टू मासेस। और ये घूम रहा है एक सर्किल ऑफ रेडियस आर में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv² बाई आर, mv²/r। और फोर्स बिटवीन द मासेस क्या होगा? gm बाय डिस्टेंस। कितना है? 2r, इसका स्क्वायर है कि नहीं? अब यहां से एक m तो गया, हमें v का वैल्यू चाहिए था। क्या v का वैल्यू यहाँ पे मिल गया? देखो तो 2r कैसे हो गया 4r, और ये हो गया v का वैल्यू gm बाय 4r का रूट ओवर, ये हो गया v। क्या बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया तो यहां से आपको v का वैल्यू मिल गया। जो लोग ज्यादा सोचना चाहते हैं वो थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचे कि अगर एक मास m होता, दूसरे मास 2m होता, दोनों बराबर मास नहीं होते, तो दोनों का स्पीड बराबर होता क्या? अगर नहीं होता तो स्पीड का रेशियो क्या होता? सोचो, आपके लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि आज तो मैं इजी क्वेश्चन करने की मूड में। अगर मासेस m और 2m है, क्या दे विल रोटेट अबाउट द सेंटर? कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है क्या सिस्टम के ऊपर? सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है। अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है तो मासेस विल मूव बट देयर सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम लोग देखें तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर एक 2m है एक m है, तो थोड़ा आपको समझाने के लिए बता देते हैं, हमारे समझदार बच्चे ट्राई करना की कोशिश कर देंगे। अब एक मास है 2m, दूसरे मास है m, ये दोनों घूमेंगे तो सेंटर कहाँ होगा? सेंटर 2m के पास होगा। You will see that 2m is moving in a smaller circle and m is moving in a larger circle about the same center। यही सेंटर में 2m घूम रहा है। अगर r1 रेडियस की सर्किल में m घूमेगा एक r2 रेडियस की सर्किल में, और ये ऐसा घूमेगा। लेकिन हरदम दोनों एक दूसरे की अपोजिट रहेंगे। मतलब जब तक ये एक बार घूम के आएगा तब तक ये भी एक बार घूम के यहां पर आया होगा। क्यों ऐसे रहेंगे? क्योंकि उनका फोर्स शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, है कि नहीं? इसका मतलब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर रहेगा, और इसका रेडियस हो जाएगा r1, इसका r2। टोटल डिस्टेंस अगर दिया है ये r1, मान लो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो आपको होगी ये हो जाएगा r/3, ये हो जाएगा 2r/3। एंड अगेनली यू हैव टू फाइंड आउट दोनों का स्पीड अलग अलग आएगा। दोनों का एंगुलर स्पीड बराबर होगा बट स्पीड विल बी डिफरेंट, बट दैट बिकम्स ए सेपरेट कॉन्टेक्स्ट। आज की क्लास में मैं इसको डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, आप लोग ट्राई कर सकते। नेक्स्ट, a mass of 100 kg is kept at origin, find E at a point 10 0 given that the coordinates are in meter। पूछा है E is a वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हुए। यहां पर कोई मास रखा है 100 kg का, 10 0 is a point somewhere here। बोला कि डिस्टेंस मीटर में है। यहां पर E वेक्टर बताओ। हमें तो मालूम है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए पॉइंट मास द इंटेंसिटी इज gm/x², है कि नहीं? लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया वेक्टर फॉर्म में, क्या बताओगे? यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा वो किधर को होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट। डेफिनेशन क्या था ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का? इट इज द फोर्स ऑन 1 kg मास। अगर हम यहाँ पर 1 kg मास रखेंगे, that 1 kg mass will be definitely attracted with whatever force it is attracted, that is called gravitational intensity। देखो काफी लोग नहीं बोल पा रहे, मतलब पढ़ के तो नहीं आए, नहीं पढ़ के आना चाहिए, नहीं आ रहे पढ़ के। कभी बैठ के जस्ट राइट 10 लाइन्स वाई, इसके ऊपर 10 लाइन लिखो और एनालिसिस करो,
सोचो और फेंक दो। क्या है? Why in any competition a few only succeed and many fail? कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एंट्रेंस हो, बैंकिंग के लिए हो या फिर रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है या आईएएस का हुआ, नहीं यूपीएससी का हुआ, किसी के लिए भी अगर हो रहा है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, थोड़े से लोगों को मिलता है। क्यों? तो अनसक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मेजॉरिटी बच्चे जो कर रहे हैं वो करने से अनसक्सेसफुल होते हैं। क्या करते हैं? फोकस नहीं है, प्रिपेयर होके नहीं आते हैं, है ना। कोई सोचते हैं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना, मंदिर में जाओ तो सारा चीज सही हो जाएगा, जितना किधर कुछ करना है, गड़बड़ करना है करो, मंदिर में चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। कुछ भी करो, कोचिंग चले जाओ, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जस्ट राइट 10 पॉइंट्स कि व्हाई देयर इज ए ह्यूज फेल्योर एंड ए वेरी स्मॉल रेट सक्सेस इन एनी कंपटीशन। तो ठीक है भाई, अगर हम ई वेक्टर को लिखेंगे, इतना बताने के बाद कोई वेक्टर को बता सकता है आई कैप जे कैप फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड जी का वैल्यू तो जी है, एम का वैल्यू है 100, एक्स हो गया 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई कैप जे कैप के कैप क्या लिखेंगे? आई कैप लिखेंगे। ये आई कैप का डायरेक्शन दिख रहा है आपको? ये आई कैप का डायरेक्शन है कि माइनस आई कैप का है? माइनस आई कैप। तो आंसर हो गया माइनस जी आई कैप न्यूटन पर केजी। यूनिट मत छोड़ना, समझ में आया? सो इंटेंसिटी हियर इज सेम एज माइनस जी आई कैप न्यूटन पर केजी, है ना। ऐसे बर्ताव दिखाओगे तो हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे करवाएंगे आपसे? एनीवे, इन फिगर शोन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट ओ। ओ में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है? देखो कि यहाँ पर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड लेंथ एल एल दिया गया है, पूछा है बताओ यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है। अब यहाँ पर इंटेंसिटी इसके लिए होगा, इसके लिए होगा। 3m के लिए जो इंटेंसिटी होगा वो किधर को होगा? ऑब्वियसली इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, तो 3m के लिए जो इंटेंसिटी होगा ऐसे होगा, यू कॉल इट E3। 4m के लिए जो इंटेंसिटी होगा यहाँ पे वो इधर को होगा, यू कॉल इट E4। कोई पूछा है बताओ नेट इंटेंसिटी क्या होगा? मतलब इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इट इज द फोर्स ऑन 1 kg मास। अगर ये वेक्टर है तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? E3 का स्क्वायर प्लस E4 का स्क्वायर होल डबल, है ना। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन E3 इज नथिंग बट, इसके लिए इंटेंसिटी कोई भी एक पॉइंट मास के लिए x डिस्टेंस में gm/x² होता है, तो इस केस में हो जाएगा g × 3m/l²। अच्छा, E4 क्या है? E4 इज इंटेंसिटी ड्यू टू दिस मास एट दिस पॉइंट, इट इज g4m/l²। और नेट इंटेंसिटी क्या होगा? इट इज E3 का स्क्वायर। Again I am making use of your triangle law और parallelogram law। दोनों में आपका gm/l² कॉमन है, तो gm/l² को आप बाहर रख लो, अंदर रहेगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल डबल, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल डबल, which is 5 gm/l²। So intensity at point O is 5 gm/l²। आप में से काफी लोग इसको बना सकते थे, नहीं बनाए। That is one of the reason why there is a big failure and less success. Note down all the reasons। और देखो आप किसी ट्रैप में तो नहीं घुस रहे हो। Field produced by a mass at distance 2m from it is E0। कोई एक मास है, कितना मास है मालूम नहीं है, यहां से 2 मीटर दूरी पे इंटेंसिटी कितना है? E0। पूछा है बताओ 3 मीटर दूरी पे इंटेंसिटी क्या होगा? एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर क्या होगा इंटेंसिटी यहाँ पे? चलो मानते हैं कि E' होगा। अगर इसका मास को हम m मानते हैं तो E0 कितना हो जाएगा? gm/डिस्टेंस का स्क्वायर। और हमारा E' क्या हो जाएगा? E' हो जाएगा gm/डिस्टेंस का स्क्वायर। जस्ट डिवाइड, यू फाइंड E'/E0 कितना हुआ देखो तो, 20/20 करेंगे तो ये हो जाएगा 2²
3 स्क्वायर इज 4/9, मतलब ई डैश कितना होगा, इट इज 4E0/9। आया समझ में? 2 मीटर दूरी पे अगर इंटेंसिटी E0 है, 3 मीटर दूरी पे होगा 4E0/9। समझ में आया? If gravitational intensity of Earth on surface is E0, what is intensity of gravitation of Moon on its surface? अगर अर्थ की सरफेस में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी E0 है, तो मून की सरफेस पे कितना होगा? हम जानते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पे अगर G है, मून पे कितना है? G/6। तो मून पे इंटेंसिटी क्या है? E0/6। समझ में आया क्या? तो आप कहोगे आंसर हो गया E0/6, बिकॉज ऑन मून एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? इज G/6, इज G/6। G is on the surface of Earth और G itself is called intensity of gravitation। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, in a field gravitational intensity at a point is E0, a mass m was released at that point, what will be force on mass m and acceleration of mass m? कोई एक रीजियन में ढेर सारे मासेस पड़े होंगे, मालूम नहीं है कौन कौन मास पड़ा है, लेकिन वहां उनके लिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो कितना है? E0। अगर इसी पॉइंट में हम एक मास m ला के रखेंगे तो उसके ऊपर क्या फोर्स आएगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? ये सारे मासेस इधर पड़े हैं, इनके चलते यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी बन रहा है। अब अगर यहाँ पर हम रखेंगे 1 kg तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा? दैट इज E0। नेट फोर्स ऑन 1 kg इज कॉल्ड इंटेंसिटी इन इट इज E0। अच्छा, अगर m kg रखेंगे तो क्या फोर्स आएगा? E0 इंटू m। 2 kg के ऊपर 2E0, 3 kg के ऊपर 3E0, 1 kg के ऊपर E0 होता है। तो सॉल्यूशन क्या बताएंगे? सॉल्यूशन बताएंगे फोर्स विल बी इक्वल टू E0 इंटू m, क्योंकि E0 क्या था? F/m। तो F क्या हो गया? E0 इंटू m। तो जितना बड़ा मास रखेंगे उतना ज्यादा फोर्स आएगा। अच्छा, पूछा है अब उसके चलते जब एक्सीलरेट करने लगेगा वो मास क्या एक्सीलरेशन में जाएगा? एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। तो आप कहोगे एक्सीलरेशन हो गया फोर्स बाय मास एंड दैट इज इक्वल टू E0 ओनली। बस ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पर इंटेंसिटी E0 है तो कोई भी मास को यहाँ पर छोड़ दो, वो कितना एक्सीलरेशन में भागेगा? E0 एक्सीलरेशन में। उसी को तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, है कि नहीं? तो छोड़ देंगे तो क्या एक्सीलरेशन में जाएगा? E0 में जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। A hollow sphere of radius r has intensity E0 on its surface. What will be intensity at a distance r from the surface outside it? कोई एक hollow sphere है भैया, ये एक hollow sphere है और इसका मास क्या है? कुछ मालूम नहीं है, बस दिया है कि इसका जो रेडियस है that is equal to r। ये रेडियस है r। बोला यहाँ पर इंटेंसिटी कितना है? इंटेंसिटी यहाँ पर है E0। सरफेस से r डिस्टेंस में बाहर, मतलब ये पॉइंट में अगर ये डिस्टेंस r हुआ तो ये पॉइंट में इंटेंसिटी क्या होगा वो हमें पता करना है। अगर स्फीयर का मास m है तो आप कहोगे E0 ऑन द सरफेस इज Gm/r² एंड E डैश जो हमें पता करना है वो कितना है? Gm/ डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 2r का स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सरफेस से दिया है, हमें डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर देखना है। तो इट इज कमिंग आउट टू बी Gm/4r²। लेकिन Gm/r² क्या है? E0 है, सो इट विल बी E0/4। क्या बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर 2 कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स। 2 कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे।
एक का मास है 2m, दूसरे का 3m, अंदर वाले का रेडियस r, बाहर वाले का रेडियस 3r। पूछा है सेंटर से 2r डिस्टेंस में इंटेंसिटी क्या होगा। व्हाट इज इंटेंसिटी एट पॉइंट P। चलिए स्फीयर को नाम देते हैं स्फीयर नंबर 1, इसको देते हैं स्फीयर नंबर 2। इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज सेम एज द इंटेंसिटी वेक्टर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर प्लस इंटेंसिटी वेक्टर ड्यू टू द सेकंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर के लिए जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, ये 3m मास है और सेंटर से 2r डिस्टेंस में किसी सॉलिड हॉलो स्फीयर के बाहर इंटेंसिटी फॉर्मूला होता है g इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाएंगे g इंटू 3m बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और जो दूसरा स्फीयर है ये तो उसका अंदर है, किसी स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी क्या होता है, 0। हॉलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी होता है 0, तो ये बन गया 0। आंसर क्या बन गया, 3gm बाई 4r स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोग ध्यान से उतार रहे हैं, कुछ सुन भी नहीं रहे हैं। एक लड़की है, वो सेकंड बेंच की किनारे पे बैठी है, वो एकदम कुछ नहीं, वो तो खाली ऐसे बोर्ड में देख के उतारे। पक्का अगले जन्म में ये जेरॉक्स मशीन बनेगी, एकदम नहीं सुन रही है कुछ, शी जस्ट कॉपिंग डाउन एवरीथिंग। ऐसे उतारने वाले विद्वान नहीं बन जाते हैं। जेरॉक्स मशीन जितना छापता है बताओ, उसमें तो ज्ञानी बन जाता भाई। छापने से कुछ नहीं बनोगे, पढ़ के आना है और क्लास में इन्वॉल्व करना है खुद को और देखना। तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, two planets have masses in ratio 3:4 and radii in ratio 1:2. What is the ratio of acceleration due to gravity on their surfaces? ठीक है, मास का रेशियो दिया है और रेडियाई का रेशियो दिया है। क्या आपको मालूम है, प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन ऐसे किए थे, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। और इससे हमें पता चला था कि G इज gm बाई r स्क्वायर। किसी भी प्लैनेट की सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, gm बाई r स्क्वायर। दो प्लैनेट है, दोनों का मास का रेशियो दिया है, रेडियस का रेशियो दिया है, क्या हम नहीं निकाल सकते? तो आप कहोगे g1 बाई g2 कितना हो जाएगा, gm1 बाई r स्क्वायर r1 स्क्वायर, gm2 बाई r2 स्क्वायर। सो इट इज m1 बाई m2 होल इंटू r2 बाई r1 का स्क्वायर। m1 बाई m2 का वैल्यू दिया हुआ है, मासेस इन द रेशियो 3:4, 3/4। r2 बाई r1, r1 बाई r2 दिया है 1/2, तो r2 बाई r1 क्या हो जाएगा, 2/1 का स्क्वायर। इज नॉट इट इक्वल टू 3? यस, तो g1 बाई g2 इज इक्वल टू 3 और g1 is equal to 3 times g2. तो what is the ratio of acceleration due to gravity on their surfaces? It is 3. समझ में आया? 3:1, 3/1 आप कह सकते हो, रेशियो पूछा है। Two planets have same density but radii in the ratio 2:3. What is the ratio of acceleration due to gravity on their surfaces? टू प्लैनेट्स हैव सेम डेंसिटी, दो प्लैनेट का डेंसिटी बराबर है, रेडियस अलग अलग है। चलिए हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे सोचेंगे कि अगर हमें डेंसिटी दिया गया है तो g कैसे निकालेंगे। g का फॉर्मूला है gm बाई r स्क्वायर, और आपका जो ये g बाई r स्क्वायर तो रहो, ये जो m है ये क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को चलो मानते हैं d और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। थोड़ा मारपीट करो तो क्या दिख रहा है, देखो तो क्या मिल रहा है। आर यू फाइंडिंग दैट द वैल्यू ऑफ g इज प्रोपोर्शनल टू r, ऊपर r क्यूब है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। g कांस्टेंट है, दोनों का डेंसिटी कांस्टेंट है, 4/3 पाई ये भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर r क्यूब कैंसिल हो गया, तो g इज प्रोपोर्शनल टू r। सो उनके सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा, g1 बाई g2 इज r1 बाई r2, and what is that? It is given 2/3. So the acceleration due to gravity on their surfaces will be 2/3. आ रहा है समझ में?
A solid sphere and a hollow sphere have same mass and same radius. What is ratio of gravitational intensity on their surfaces? When you are outside a spherical mass where the mass is uniformly distributed over the entire volume, you know you can consider the entire mass as a concentrated point mass located at the center. तो hollow sphere होगा तब भी सेंटर में मास m होगा, solid sphere होगा तब भी सेंटर में मास m होगा। कब? जब बाहर कोई चीज निकालने की कोशिश करें। अगर दोनों का मास बराबर है, रेडियस बराबर है, तो दोनों के लिए इंटेंसिटी बराबर होगा। E1 will be equal to E2 and both will be Gm by R square। दोनों के केस में ये इंटेंसिटी हो जाएगा Gm by R square, सॉलिड हो या हॉलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। रेशियो हो गया 1:1। A ring has a mass m, radius r. What is gravitational intensity at the center? इतनी सारी क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन तो आप लोग पक्का कर लो। कोई रिंग है, रिंग का मास m है और इसका दिया गया है कि इसका रेडियस r है, और अगर रेडियस r है तो बताना है कि सेंटर में इंटेंसिटी क्या होगा। कोई तो बताया क्या होगा? जोर से बोलो तब ना मजा आएगा। 1 kg मास इधर रखा हुआ, अब इसको ये वाला मास जितने जोर से खींचेगा, ये वाला मास इतनी जोर से खींचेगा, दोनों मिलके नेट फोर्स क्या लगाएंगे? 0। ऐसे हर एक मास के चलते जो फोर्स आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा E एट सेंटर इज 0। क्या बात समझ में आ रहा है? बढ़िया, ठीक है। अब और भी कुछ क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख चुके हैं, वेरिएशन ऑफ जी, नहीं वेरिएशन ऑफ जी विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपको याद रहेगा। जी डैश इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, कहां पे? ऑन सरफेस। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर एट स्मॉल हाइट। स्मॉल हाइट लास्ट क्लास लिखे h एबोव सरफेस, सरफेस से h हाइट में g का वैल्यू ये है। अगर हाइट स्मॉल नहीं है तो आप कहोगे इट वाज g बाई जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा था ना। यस, जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये क्या था? 8। और दूसरा फॉर्मूला क्या था इसमें? इट वाज जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कहा? 8 एनी हाइट एच। ये था g इंटू आर माइनस एच बाय, सॉरी क्या आ गया? सेंटर में क्या था याद है क्या? सरफेस से अंदर जाएंगे तो क्या होता था फॉर्मूला? ये था r माइनस एच, इट वाज जी एम एक्स बाय आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला था, यस, एट ए डेप्थ एच, और इट वाज फॉर्मूला के तौर पे जीएम के तौर पे इट वाज जीएम आर माइनस एच बाई आर। कहा? एट ए डेप्थ एच। सारा फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास लिखेंगे। एंड इट वाज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा एट लैटिट्यूड थीटा। प्रीवियस क्लास हम लोग ये सारा फॉर्मूला देखें, डिराइव भी किए नहीं। तो अब इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21. What is acceleration due to gravity? At a height r/2, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. At a depth r/3, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. अर्थ का रेडियस को अगर हम r मानते हैं तो r/2 हाइट में क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और मालूम क्या है हमें? मालूम ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज g. कीपिंग दिस डाटा इन माइंड, लेट अस फाइंड आउट एट ए हाइट r/2. सॉल्यूशन बनाए. अभी तो थोड़ी देर पहले देखे किसी एक हाइट में एट एनी हाइट h, ये है g r² बाय r प्लस h का होल स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू g डैश इज इक्वल टू g r² बाय r प्लस h का होल स्क्वायर. और इसमें h की जगह क्या डालेंगे? r/2. सो h की जगह r/2 डाल दिए तो ये इट कम्स आउट टू बी g r² बाय r प्लस r/2 का स्क्वायर. सो इट इज 3r/2 का स्क्वायर इज 9r² बाय 4. तो हो गया 4g बाय 9. ऊपर नीचे r² कैंसिल हो गया. तो r/2 रेडियस में चले जाएंगे, जितना रेडियस है अर्थ का उसका आधा हाइट में चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? 4g बाय 9. क्या बात समझ में आ रहा है? एट डेप्थ r/3 हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है? g डैश इज यस g इंटू r माइनस h बाई r. ऐसे होता था. h के जगह क्या ले लेंगे? r/3. सो इट इज g इंटू r माइनस r/3 बाई r इज 2g बाई 3. समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन. At what depth the acceleration due to gravity is same as that at a small height h. बोल रहा है कि एज हाइट में जितना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना डेप्थ में हुई होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कितना डेप्थ में हुई होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो सॉल्यूशन ऐसे करेंगे. लेट एट डेप्थ d the acceleration due to gravity is same as that at a height h. एट हाइट h g का वैल्यू क्या होता है स्मॉल हाइट में? सो आप कहोगे स्मॉल हाइट h में g का वैल्यू होता है g इंटू 1 माइनस 2h बाई r. नहीं, और एट डेप्थ d क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों बराबर होंगे. g इंटू डेप्थ d मतलब r माइनस d बाई r. g तो गया, क्या मिला? r माइनस 2h बाई r इज इक्वल टू r माइनस d बाई r. मतलब d इज इक्वल टू 2h. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ. इट स्मॉल हाइट में क्या फॉर्मूला था देखो. इट इज स्मॉल हाइट
एट ए स्मॉल हाइट, क्या था फॉर्मूला? ओ ये आर क्यूब लिखे, मैं गलत लिखा हूं, तुम लोगों को बोलना चाहिए था, ये आर क्यूब नहीं है, सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिखा हूं, ये था जी एम एक्स बाई, अच्छा मैं तो लिखने में ही ये गड़बड़ लिखा हूं, तुम लोग कुछ बोले नहीं, यहाँ लिखना चाहिए मुझे आर क्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो आर क्यूब है, ये जी एक्स बाई आर है। क्या प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस नहीं किए थे? ऐसे हाँ जी करने लोगों के कारण अंग्रेज हमारे देश में 300 साल रह गए, हर चीज पे हाँ जी। जी का क्या फॉर्मूला था? डेप्थ एच, जी इंटू आर माइनस एच बाई आर, और ये जी एम एक्स बाई आर क्यूब, ऐसे था फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था जी एक्स बाई आर। क्या हम प्रीवियस क्लास की नोट्स देखें? चलो दिखाते हैं आपको, सब कुछ तैयार है, आप नहीं बोल सकते कि बताया नहीं सर आप। एट ए डेप्थ एच, कहाँ गया रे? ओहो ओहो, निकालो निकालो निकालो, आजा बेटा जल्दी आजा। वेरिएशन ऑफ डी, हाँ यही तो लिखे थे, देखो उससे पहले x लेस देन r में, ये तो सॉलिड स्फीयर था, सॉरी हाँ, ये g इंटू आर माइनस एच बाई आर हुआ था, नहीं यस, कहां पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ h निकाले थे, तो ये कुछ ऐसे आया था जी आर माइनस एच बाई आर, और ये जी एम इंटू आर माइनस एच बाई आर क्यूब, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, चलो भगवान करे दोनों का भला हो जाए, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो g का वैल्यू है, कहाँ गया ये नाम, ये बोला था नहीं, ये बीच में कहाँ जाएगा, और ये कुछ आ गया, अच्छा ठीक है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2g by 3, इसके बाद वाला, अच्छा क्या है, d इज इक्वल टू 2h, समझ में आ रहा है? मतलब h हाइट में जितना होगा 2h डेप्थ में उतना होगा, क्या बात समझ में आ रहा है? h हाइट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना होगा 2h डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, अर्थ की सरफेस से 1 मीटर ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है कि 1 मीटर नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है? नीचे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि नीचे 2 मीटर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होगा, ये तो 1 मीटर नीचे तो उससे ज्यादा होगा। मतलब जैसे हम सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं या बाहर की तरफ जाते हैं, जी तो घटता है। कौन सा केस में जल्दी जल्दी घटता है, बाहर जाने से कि अंदर जाने से? बाहर जाने से। 1 मीटर में जितना घट गया, अंदर 2 मीटर जाओगे तो घटेगा, है कि नहीं? सो रेट ऑफ डिक्रीज इन जी विथ डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इज मोर आउटसाइड, समझ में आ रहा है? और अगर आपको थोड़ा सा और भी सोचना है तो आप ऐसे सोच सकते हो, हम लोग कुछ ऐसा डायग्राम किए थे अर्थ के लिए, जी का वेरिएशन का डायग्राम क्या था वो? अंदर तो स्ट्रेट लाइन था, सॉरी अंदर तो स्ट्रेट लाइन था और बाहर कुछ ऐसे जा रहा था। देखो बाहर जल्दी जल्दी घट रहा है, अंदर तो अंदर का स्लोप बाहर का स्लोप से कम है, अंदर धीरे धीरे घट रहा है, बाहर जल्दी जल्दी घट रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज वर्क डन against gravity in moving a mass m from center of earth to its surface। अर्थ का सेंटर से कोई m मास को खरोचते हुए अगर आप सरफेस में ले आओगे तो क्या होगा? हाउ मच विल बी द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। एक मास को यहां से खींच के यहां पर ले आए, क्या डाटा दिया? डाटा गिवन इज r, गिवन r इज रेडियस ऑफ अर्थ, और कुछ नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि अर्थ का रेडियस r है।
पूछा क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, जब मैं किसी एक मास को यहां से खींच के बाहर ला रहा था, जब मैं ऑलरेडी x डिस्टेंस ले आया था, क्या आपको मालूम है यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था? एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, g का वैल्यू आपको याद है, इट वाज g इंटू एक्स बाई आर। कब? जब x लेस देन r था कि नहीं? यस। इसका मतलब जब वो यहां से x डिस्टेंस में होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? m मास को खींच के ले रहे हैं, फोर्स विल बी mg डैश, इट इज mg x बाई r। यस, जब हम कोई एक मास को खींच के बाहर ले रहे हैं m मास के ऊपर, क्या फोर्स आएगा? आप कहोगे mg x बाई r। जब वो यहाँ पे था फोर्स क्या था? जीरो। यहाँ पर था फोर्स क्या था? mg। नहीं, एंड द फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट, mg x by r है ना। When the force linearly varies with the displacement, how we calculate the work done? Mean force into displacement। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में? हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फोर्स एट सेंटर इज जीरो, फोर्स ऑन सरफेस कितना है? mg। तो इसका मतलब हुआ मीन फोर्स क्या हो गया? व्हाट इज द मीन फोर्स? द मीन फोर्स इज, मीन फोर्स क्या हो गया? मीन फोर्स हो गया mg प्लस 0/2 इज नॉट इट mg by 2। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इट इज सेम एज r। तो वर्क डन इज इक्वल टू मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mg by 2 into r, so it is mgr by 2। So the work done in moving a mass m from the center to the surface is, work done against gravity is mgr by 2। आया समझ में? हाँ बोलिए। तो अब देखेंगे नेक्स्ट 24। Find 8 watt angular speed, 8 watt angular spin। ये दरवाजा बंद करो। 8 watt angular spin of earth, the bodies at latitude 60 degree will feel weightless। ये वेटलेस हो जाएगा कितना लैटिट्यूड में? एट व्हाट लैटिट्यूड ए बॉडी विल फील वेटलेस। वेटलेस कब हो जाएगा? जब उसका वेट जीरो हो जाएगा। नहीं, वेट क्या होता है? mg डैश, mg डैश जीरो हो जाएगा। हम जानते हैं कि एट लैटिट्यूड थीटा, हमारा जो जी डैश है वो है जी इन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जी डैश इज जीरो, मतलब जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू जीरो। कॉस स्क्वायर 60 होता है 1/4। सो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 4g, और ओमेगा कितना हो गया? 4g बाई आर का रूट ओवर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 4g बाई आर का रूट ओवर। अगर इतना एंगुलर स्पीड हो जाएगा तो आप देखोगे कि बॉडी एट लैटिट्यूड थीटा विल बी फीलिंग वेटलेस। आया समझ में? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
two similar trains, are moving along equator with same speed. दोनों ट्रेन इक्वेटर में चल रहे हैं, वन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड अदर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. Whose apparent weight is more? Whose apparent weight is more? किसका वेट ज्यादा होगा? ये क्या बात हुआ भाई? बोला कि अर्थ है, हाँ बोलो किसका होगा? ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट वाला? ईस्ट टू वेस्ट वाला. ईस्ट टू वेस्ट वाले का अपरेंट वेट ज्यादा होगा. कितना जल्दी सोच लिया यार, कैसे से सोच लिया. चलो देखते हैं. ये हो गया इक्वेटर. यहां पर कोई ट्रेन है जो इधर जा रहा है, दूसरा ट्रेन है, दोनों बराबर टाइप के ट्रेन है और ये इधर जा रहा है. और आप जानते हो कि अर्थ अपनी चारों तरफ घूमता है. अर्थ अपनी चारों तरफ कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट. मालूम है कि नहीं है? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, मतलब लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, मतलब हम वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं. इसका मतलब अर्थ घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ ऐसे घूम रहा है. अच्छा, ये ट्रेन नंबर 1 हुआ और ये ट्रेन नंबर 2 हुआ. ये ट्रेन भी ऐसे जा रहा है. अगर अर्थ नहीं भी घूमता तो ट्रेन नंबर 1 का कुछ एंगुलर वेलोसिटी होता. अब अर्थ घूम रहा है तो ये एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गए, तो ट्रेन नंबर 1 का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो गया, जबकि ट्रेन नंबर 2 का एंगुलर वेलोसिटी कम हो गया है कि नहीं. और हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ जी एट एनी पॉइंट इज नथिंग बट जी डैश, और इट इज जी डैश इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा. सब कुछ सबके लिए बराबर है, बट ओमेगा 1 इज मोर देन ओमेगा 2. So g dash for the first one is omega 1 ज्यादा हो गया, तो is less than g dash for the second one. तो सेकंड वाले के लिए g का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा. वेट ऑफ द सेकंड ट्रेन विल बी मोर. वाओ, कितना जल्दी जल्दी सोच लेता है. बहुत बढ़िया है, बढ़िया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. If a smooth tunnel is dug through center of earth and a particle is dropped into it, with what speed it reaches the center? Comment on type of मोशन. बोला कि हम आग के अंदर से एक गड्ढा बना देंगे. अब क्या आपको मालूम है अब तक सबसे कितना बड़ा गड्ढा हम लोग बनाए, दुनिया वाले बनाए? रशिया हैज मेड
सबसे बड़ा गड्ढा अंदर की तरफ 18 किलोमीटर तक। सोचा कुछ होगा, कुछ मिल जाएगा सोच के अंदर कुछ होगा, है नहीं। तो सबसे बड़ा गड्ढा जो एग्जिस्ट करता है वो 18 किलोमीटर का है। 18 किलोमीटर, समझ रहे हो? हाँ, 18 किलोमीटर तक अंदर जाना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर 32 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अंदर सोचो कितना ह्यूज टेम्परेचर होगा। क्या 18 किलोमीटर के नीचे आपको पानी मिलेगा? इतना गर्म में पानी कहाँ से मिलेगा? सब वेपर है कि नहीं। तो ये है कि पूछा है कि अगर अर्थ में हम एक होल बनाते हैं, हम तो नहीं बनाएंगे, हमारा उम्र चला गया, आप लोग बनाओ। इफ ए स्मूथ टनल इज मेड, और कोई एक पार्टिकल को इसके अंदर डाल दिए, पार्टिकल का मास क्या है मालूम नहीं है, डाल दिए तो गिरेगा वो सेंटर तक। सेंटर पे उसका वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी वेलोसिटी एट दी सेंटर, है ना। ठीक है, तो कितना होगा? हम कहेंगे जितना होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं तो हम कहेंगे ए टू बी का मोशन अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे ए टू बी मोशन में जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिफाइंड एज व्हाट डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी। बोलो रवि, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी। जोर से बोलोगे तब ना आएगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? व्हाट डन बाय ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रेविटी। कोई चीज को अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में लेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, तो गेन होता है। और जब नीचे लाएंगे वर्क इज डन बाय ग्रेविटी तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है। तो घटता कब है? व्हेन वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। नहीं तो इट इज सेम एज वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हम, कोई मास को यहां से खींच के यहां तक लेने में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता था? mgr/2। तो यहां से जब यहां पर गिरेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mgr/2 एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहां पर पहुंचेगा तो क्या वेलोसिटी है मालूम नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। 2 को खा गया, क्या मिल गया? mv कैंसिल हो गया, क्या मिला? द वेलोसिटी एट द center. The velocity at the center is going to be root over of gr। तो सेंटर में क्या होगा? स्पीड रूट ओवर ऑफ gr। समझ में आया? अच्छा, जब वो यहां से गिरा यहां पर पहुंचा उसका वेलोसिटी है रूट ओवर ऑफ gr, लेकिन फोर्स क्या है? जीरो। फोर्स जीरो है, वेलोसिटी है, तो क्या होगा? उसी वेलोसिटी में जाने की कोशिश करेगा, तो भागेगा वो इधर जाने की कोशिश करेगा और तो उल्टा खींचेगा, सेंटर की तरफ खींचता है तो धीरे धीरे स्लो होते 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 आके यहाँ पर स्लो हो जाएगा, फिर से जाएगा अंदर और फिर यहाँ पर आते आते वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ gr हो जाएगा इधर को, और वो फिर से इधर चले जाएगा, इधर आएगा। सो दिस वे इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन these two ends, so the motion will be a oscillatory or harmonic motion। ये इधर उधर होते रहेगा। बाद में पढ़ेंगे कि ये मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। समझ में आया? कैसा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या कहेंगे? हाउ इज द मोशन? मोशन इज ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन। और बता देते हैं कि बाद में कोई कहीं पूछ लेगा तो मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। आज इंडिया को जिताते हैं, चलो सब मिलके। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।